अभी तो मैं कह सकता हूँ कि मैं प्राउड गे मैन हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स थे वो गर्ल्स के बारे में बात करते थे तो मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता था। जब मैंने डिक्शनरी देखा तो डिक्शनरी में लिखा था गे मतलब समवन इज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि लेट मी स्टडी मोर अबाउट इट। उस टाइम पे मैंने डेट किया, मैंने बहुत बॉयफ्रेंड्स बनाए। माई मदर सफर्ड फ्रॉम कैंसर एंड शी डाइड एंड आई वाज नॉट अलाउड टू डू द लास्ट राइट्स। ये LGBT कम्युनिटी बोलते हैं तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस तक सबको पता है। उसके बाद उसमें क्वेयर और बहुत सारी चीज ऐड हो जाती है। आइडेंटिटी को बड़ा बोलते हैं, जैसे आई आइडेंटिफाई लाइक दिस, आई आइडेंटिफाई लाइक दैट। व्हाई शुड अ सोसाइटी विल बॉदर अबाउट योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी? मैं आपके सामने हूँ, आपने अज्यूम कर लिया कि मैं मैन हूँ, बट जरूरी नहीं कि मैं अपने आप को मेल मानता हूँ, तो मे बी आई विल फील ऑफेंडेड अबाउट इट। मैंने देखा है द मैन, मे बी गे मैन और इंटरसेक्स और क्रॉस ड्रेसर समथिंग, लाइक उनकी दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हुई है और उन्होंने सिंदूर इंदूर लगा लिया, कपड़े अजीब से पहन लिए। कोई छोटा बच्चा वो अपीयरेंस देखेगा तो डर जाएगा या अजीब लगेगा उसको। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो प्राइड परेड निकलती है कहीं ना कहीं अपनी थीम से भटक गई है? प्राइड परेड्स निकलती हैं, उसका एक खास मकसद होता है। वी एग्जिस्ट इन एवरी पॉसिबल फॉर्म दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। एक स्ट्रेट कपल तो अपनी सेक्सुअलिटी या पर्सनल चीजें जाके समाज में नहीं बोल रहा है। शादी होती, खूब ढोल ताशे और खूब तमाशे होते हैं जाते जाते। उसके बाद सुहाग रातें होती हैं। आप उस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत का संविधान हर एक बंदे को बराबर का अधिकार देता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, बट आपको कभी उतनी क्लैरिटी नहीं मिली होगी। जो टॉपिक है वो है समलैंगिकता, LGBT के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास हमारे गेस्ट है मिस्टर यादवेन सर। सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। सर ने बहुत सारे NGOs के साथ काम किया हुआ है। सर ने MBA किया हुआ है फाइनेंस से। सर ने BBC के लिए काम किया है। इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे LGBT राइट्स के लिए सर ने काम किया। सर की खुद की एक NGO है पहल नाम से, जिसके लिए सर क्वेयर राइट्स के लिए काम करते हैं और सर एक ओपन गे मैन हैं। तो आज सर से सर की जर्नी के बारे में, सर बहुत तमाम से मुद्दे हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज सर से खुल के उस बारे में बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पे। धन्यवाद। सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैम, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनको इसके बारे में समझ बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कि मेरी जर्नी की बात है, मैं जैसे कि आपने बताया कि मैं रायबरेली से हूँ। ये बहुत छोटा सा शहर है, आपका उत्तर प्रदेश के मध्य में आता है। जी सर। और मेरी पढ़ाई लिखाई, परवरिश वो ज़्यादातर कानपुर शहर में हुई और फिर बाकी की एजुकेशन हैदराबाद से हुई। तो हुआ क्या कि अभी तो मैं कह सकता हूँ कि मैं प्राउड गे मैन हूँ। मैं 80s का हूँ, तो उस टाइम पे तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं क्या, कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है 13-14 साल की उम्र में, उसको पता चलता है कि उसका अट्रैक्शन किस तरफ है। तो मैं भी उस टाइम पे ही था, आई थिंक क्लास 8 या 9th में, जब मुझे लगा कि जब मेरे फ्रेंड्स थे वो गर्ल्स के बारे में बात करते थे तो मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। मुझे लगता है ये सब क्या है। मुझे तो लगा कि नहीं भाई, मुझे तो मैं लड़का हूँ, मुझे तो भैया लड़के ही अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ, इज इट सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद मी। तो आई वाज लाइक बिकम क्वाइट रिजर्व और बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गया था कि वो एक कश्मकश थी, मतलब बैटल था कि ये है क्या मेरे साथ। फिर मुझे लगा शायद ये पासिंग फेज है, बड़ा होऊंगा, इट विल बी ओके वंस आई गेट मैरिड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस थॉट्स है। मैं क्या हूँ ये मुझे खुद नहीं मालूम था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अब वहाँ पे तो उस टाइम पे एक मैगज़ीन आती थी, फिर मैंने सावी मैगज़ीन थी आई थिंक, जहाँ पे मैंने, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था, जहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था उस टाइम पर। उस टाइम पे मुझे लगता है इंडिया में शायद एक ही एक्टिविस्ट रहे होंगे, अशोक राव कवि। अशोक राव कवि नाम था उनका जी। तो तब मुझे उन्होंने वर्ड यूज़ किया था गे। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये मेरी पहचान है। सर मैगजीन पढ़ के आपको समझ में आ गया? मैगजीन था, न्यूज़पेपर वगैरह। तो उससे पहले मुझे मुझे शब्द ही नहीं मालूम था ये क्या है होमोसेक्सुअल गे। तब मुझे आइडिया हुआ
कि ये सब क्या है। और जब मैंने डिक्शनरी देखा तो डिक्शनरी में लिखा था गे मतलब समवन हु इज वेरी हैप्पी। ये कौन सी डिक्शनरी थी सर? अब गे का मतलब वही है एक्चुअली, समवन हु इज वेरी हैप्पी, यूजुअली वही कहते हैं मतलब नॉर्मल टर्म्स में। तो मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा तो है, मतलब अशोक शायद हैप्पी होंगे तो इसलिए करता हूँ ये बोला है। मुझे तो ऐसी बैटल, ना तो मेरे आसपास ऐसे कोई लोग दिख रहे हैं, ये कश्मकश से मेरे मतलब स्टडीज इफेक्ट कर रही, मेरा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं गे हूँ या मैं बहुत खुश हूँ। कहने चलिए वो बात नहीं। तो आई थॉट कि लेट मी गो एंड मीट अशोक। ओह ओके। मैं भागू घर से जी ना। तो अब भागने के लिए, अब तो मैं तो छोटा था, आई थिंक आई वाज इन क्लास 9th या 10th में रहूँगा। मैं भाग के कैसे, आई हैड नो मनी। मेरी पॉकेट मनी इस टाइम पे कितना मिलती थी, 5 रुपये। आई मीन दैट वाज मोर देन 10 रुपये, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता था। वो भी मिलता इसलिए था कि वो मिलने के बाद वो मम्मी खुद ही रख लेती। पापा से मिलता था, मम्मी के पास चला जाता। तो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ सर्कल। अब ये था कि मैंने कहा चलो भागते हैं। देन आई वेंट टू, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, चलो भाग के देखते। लेट मी गो टू द रेलवे स्टेशन। मैं गया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना मतलब और अकेले, मतलब आई वाज सो स्केर्ड। मैं डर के मारे वापस आ गया। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि लेट मी स्टडी मोर अबाउट इट। ओके। मतलब मैंने सोचा, बट मैं कहाँ, उस वक्त तो नेट भी नहीं था, जो भी था आपके पास लिमिटेड मैगजीन्स थी, न्यूज़पेपर्स वगैरह ही आते थे, और जहाँ पे रीच नहीं थी, कुछ रीच थी, कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा चलिए लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज एंड मे बी I should get out of the Kanpur and then I'll try to see कि क्या things है। तो I got an opportunity। मैंने फिर जब 12th की बाद वगैरह, फिर मैंने I went to हैदराबाद। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई की। तो that was the time when I started to actively meet other people। गे मैन। हाँ, other gay men from my own community कि चलो मैं मिलूँ। अब वो मिलने का भी सिलसिला बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम मिले कैसे, अब ये बड़ा, मतलब अब मैं हैदराबाद तो पहुंच गया। अब सबसे पहले तो यही था कि पढ़ाई लिखाई तो चलो होती रहेगी, बट मैं आया जिस पर्पज से, पहले मैं और हैदराबाद मैंने इसलिए चुना था क्योंकि ऑप्शन था दिल्ली का भी। अब दिल्ली में भी बहुत पास है कानपुर की, दिल्ली में भी बड़े रिलेटिव्स रहते हैं। बॉम्बे मुझे जाना नहीं था, हैदराबाद तो मैं क्या, हैदराबाद सबसे दूर है, वहाँ तो मतलब कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो और आने से पहले 4 बार सोचेंगे कि हैदराबाद कैसे जाए हम, क्या। तो वो सब था। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ तो पहुँच गया। फिर आई वेंट फॉर एक, मैंने अखबार दिया तो उसमें एक काउंसलिंग का कुछ वो था। देन आई वेंट टू मीट वन काउंसलर हैदराबाद में। ओके। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ। और बहुत मैं डर रहा था कि पता नहीं लेडी कैसी होंगी, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मतलब मैं गे शब्द बोलने में मुझे कम से कम 1 घंटे बाद मैं उसको ऐसे घुमा रहा था पहले। For you, gay means happy ना, happy person। नहीं, उस वक्त मैं समझ गया था कि हाँ इट्स होमोसेक्सुअल भी एक वर्ड था। तो मैं उस लेडी को घुमा रहा था। शी अंडरस्टूड कि मतलब ही इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट, बट शी वाज अ प्रोफेशनल काउंसलर एंड शी वाज लाइक कि शी वाज गिविंग मी ऑल द टाइम, ऑल द स्पेसेस। मैं कुछ दुनिया जहान की बकवासें करता रहा है। शी वाज लाइक, शी लिसन्ड टू मी वेरी पेशेंटली। देन मेरी बड़ी लड़खड़ाती ज़बान में बोला, आई एम होमोसेक्सुअल। ओके। और देन शी वाज लाइक कि अच्छा ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छी काउंसलिंग की। मतलब शी मेड मी रियलाइज कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रॉन्ग विद मी। शी मेड मी रियलाइज कि आप जैसे और भी बहुत लोग हैं ना। शी मेड मी रियलाइज कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू। आप कुछ, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो आप परेशान ना होइए इस बात को। आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। फिर मैं उनके पास विजिट करता था। फिर उसके बाद अब उन्होंने बोल तो दिया था कि आप जैसे बहुत लोग हैं। अब मैं डर रहा था कि मैं कैसे बोलूँ कि मैम हमें तो मिलवा दीजिए। मैं तो मतलब परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ क्या कि उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि आई विल टेक एन इंडिपेंडेंट फ्लैट। ओके। पीजी मेरे को सूट नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद तो वहाँ पे उस टाइम पे अखबार आता था, इट वॉज कॉल्ड एड मैग। ओके। तो अखबार की खूबी ये थी कि उसमें सिर्फ ऐड आते थे और कुछ नहीं होता था। एंड इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी भी हॉकर के पास जाइए, उस वक्त हॉकर्स भी होते थे। आज के टाइम पे क्या हॉकर्स भी गायब हो गए। तो हॉकर्स होते थे, जस्ट गो एंड पिक दैट न्यूज़पेपर। ओके। नोबडी सेइंग एनीथिंग, आपको पे नहीं करना। तो मैंने पिक किया। आई वाज लुकिंग फॉर सम अकोमोडेशन जो एक सिंगल इंसान को, स्टूडेंट को दे दें। तो वहाँ पे मैंने कॉलम देखा, देयर वाज अ कॉलम फॉर फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप कॉलम मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग था। लोगों ने लिखा था कि आई एम
so and so year old man looking for a friendship with another man. ओके So kindly वहाँ से contact. पहला आपने एक्सप्लोर अब किया। कॉन्टैक्ट में भी कोई फोन फोन नंबर नंबर नहीं तो देता था, पोस्ट बॉक्स नंबर देते थे उस टाइम पे। उस वक्त पोस्ट बॉक्स नंबर। जी। तो आई अप्रोच दिस कंपनी एडमैग और मैंने उनसे बोला कि मुझे भी ऐड प्लेस करना है। तो उन्होंने बोला आप ऐड प्लेस कर दो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको इस पोस्ट बॉक्स लेना पड़ेगा बिकॉज आप अपना एड्रेस नहीं दे सकते। कंडीशन उनकी यही थी, दैट वाज आई थिंक दैट वाज देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कि आप उनका पोस्ट बॉक्स नहीं है, आप हम ऐड प्लेस करेंगे और आपको उसी पोस्ट बॉक्स से लिखना। अब बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप चलिए आपने ऐड देखा, आपको लगा कि अच्छा हाँ ये बता, अब उसमें 3 लाइन में क्या ही लिखेगा आदमी कि आई एम 32 years old, आई एम वर्किंग ना, आई एम स्टेइंग इन साउथ हैदराबाद या नॉर्थ हैदराबाद, इससे क्या लिखेगा 3-4 लाइनों में। ओके देन राइट टू मी ऑन दिस पोस्ट बॉक्स नंबर, फिर आप बैठ के चिट्ठियाँ लिखते थे। तो वहाँ से आपकी लव स्टोरी चालू हुई है। तो वहाँ से एक्सप्लोर करना और लोगों से मिलना। तो आई यूज्ड टू राइट लेटर्स, जी फिर उनको पोस्ट बॉक्स में डालना। मैं भी अपना पोस्ट बॉक्स नंबर ही देता था बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे भी डर था कि पता नहीं कौन है, कैसे, इतना बड़ा शहर हैदराबाद। फिर वहाँ से चिट्ठी आती थी, फिर आई टू गो एंड पोस्ट बॉक्स में खोल के देन आई टू पिक द, फिर वो मैं लेटर्स पढ़ता था, लगा हाँ ये इंटरेस्टिंग बंदा है, लेट मी राइट बैक टू हिम। ओके देन यू यूज्ड टू राइट बैक। ओके तो अगर आपको किसी से मिलना भी हो उस टाइम तो पे इट इज टाइम पे तो एटलीस्ट इट्स लाइक 1 month to 45 days। जस्ट टू अभी तो जस्ट टू आप- चूज द राइट वन। हाँ राइट। अभी तो आप किसी से भी मिल लो झट से भी, अब आप तो so सर many ऐप apps, है टक दुनिया टक भर। टक टक ऐप है, अब मिल लीजिए। आप ऐप ऑन करिए, पता लगा यहीं पे 10 लोग बैठे हुए हैं, मिल लीजिए। तो इस टाइम पे तो बहुत ये होता था कि वो उस टाइम पे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी। ओके आई मेट पीपल, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप से इंट्रोड्यूस किया, लोगों के अपने अपने ग्रुप्स होते थे। देन यू मीट लॉट ऑफ पीपल, यू मेक लॉट ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स। जो आज भी आई थिंक मैं आपको बता रहा हूँ 97 की बात, और आज भी हम लोग फ्रेंड्स हैं। अभी तो वी टॉक एंड वी कम, तो दैट्स वाज माय जर्नी। एंड देन उसके बाद वहाँ सर आपको क्लैरिटी मिली कि आप टोटली यू आर इनटू मेन ओनली। यस आई वाज श्योर, आई मेट लॉट ऑफ पीपल। उनकी जर्नी मैंने सुनी बिकॉज हम लोग क्या करते थे कि वन ऑफ द ग्रुप्स वी यूज्ड टू मीट एवरी संडे एट नामपल्ली रेलवे स्टेशन हैदराबाद का। तो वहाँ पे हम लोग संडे को शाम को बैठ के बातें करते थे। तो बातें वहाँ पे ये थी, लोग अपने बारे में बताते थे, जी अपनी जर्नी के बारे में, हाउ आर दे फीलिंग। तो उसमें हर कोई होता था जो अपने आप को गे मैन कहते हैं, या जो अपने आप को नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को ट्रांस आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर कोई अपनी जर्नी एक्सप्लेन करता था, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आज के लोग कहते हैं उसमें प्राइवेट, आई डोंट नो टॉक अबाउट माई लाइफ, बट उस टाइम पे लोग बहुत ओपन होते थे कि लोग अपना घरों का नंबर नहीं देते थे, सर बट एटलीस्ट फिजिकली मिलते थे, एफर्ट्स लगाते थे। आज तो डर है ना सर लोगों को कि सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो जाएंगी। उस समय तो लोगों की जो बातें थी, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि हम अगर फोन करें, पता है घर पे किसी और, हाँ वो एक तो फोन नंबर भी इतने कॉमन नहीं थे। अब जिसके पास होते उनको ये डर रहता था, बट बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाए फिर आप टाइम बताते थे। हाँ। मैं घर पे ना, तुम 6 से 6:30 बजे के फोन करना तो मैं ही पिक, अब जब फोन है, फोन यहाँ रखा है तो वहीं बैठे रहेंगे, क्या फोन आएगा झट से फोन आया, हमने उठा लिया कि हाँ भैया अब ये तो मेरा ही फोन है, 6 से 6:30 बजे के बीच में कोई और नहीं उठाएगा। सो इन दैट जर्नी यू हैव डेटेड मेन। हाँ, उस टाइम पे मैंने डेट किया, मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए, बॉयफ्रेंड्स बनाए। जी। और वो जर्नी थी जब मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, जब मैंने खुद को जाना, जब मैं खुद के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ जी सर। कि हुआ है। So how your family reacted on that? Like कि देखिए फैमिली का रिएक्शन आपने घर में बता दिया था कि नहीं, मैंने घर पे नहीं बताया, क्योंकि आई गॉट वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज क्वाइट एल्डर टू मी, सेड कि पहले फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, और ये एडवाइस मैं अपने यंगस्टर्स को भी देता हूँ, एंड देन यू कम आउट टू योर फैमिली, बिकॉज अगर फैमिली ने आपको बाहर कर दिया, देन यू हैव नो सोर्सेस, हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर एजुकेशन। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी। तो वही हुआ, मैंने अपनी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन MBA फाइनेंस में किया मैंने। आई गॉट अ प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट हुआ मेरा, और फिर एज यूजुअल जैसे हर इंडियन फैमिली में होता है कि जॉब लगते ही शादी। शादी की बात शुरू हुई, और मतलब आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, तो मैं पहले टाल रहा था। आई वॉज लाइक कि चलो मिल लेते हैं, देन आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर घर वालों को शक हो गया कि हर चीज़ को क्यों मना कर रहे हो, तो उनका ये शक हुआ कि शायद इसकी हैदराबाद में कोई गर्लफ्रेंड होगी। नेचुरल थिंग, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग नो एंड ऑल दैट, यू नो।
तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया मेरे ऊपर कि नहीं, अब उन्होंने बोला तुम नहीं करोगे तो हम लड़की फाइनल करके अब वी आर गेटिंग मैरिड टू दिस गर्ल, ओके सिंपल। दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड टू कम आउट। अच्छा, ओके सर। और मैंने उनको फ़ोन पे बताया था, आई वॉज वर्किंग, सो आई वॉज पोस्टेड इन जयपुर, और मैंने उनको फ़ोन पे बताया एंड उनको पहले समझ में नहीं आया। दे वर लाइक कि आई वॉज क्राइंग अ लॉट एंड उनको नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। मैंने बताया तो नहीं उनको समझ, बिकॉज उनको भी एक्सपोजर नहीं था। यू नो, यू हैव टू गिव टाइम टू योर पेरेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जब मुझे समझने में 20-25 साल लग गए तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे से पहली वाली जनरेशन तुरंत समझ जाएगी इस चीज़ को, जिनका कभी एक्सपोजर भी नहीं रहा इन सब चीज़ों को लेकर। तो खैर फिर मैं गया, आई वेंट टू कानपुर एंड अपने गांव में गया रायबरेली में, हमने बात किया, समझाया, तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट। बोले कि नहीं, मतलब यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, यू नीड टू सी सम साइकोलॉजिस्ट एंड देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू एंड दिस इज नॉट डन, नोबडी इन माय फैमिली इज लाइक दिस, कभी हमने सुना भी नहीं ऐसी चीज़ें। सो बट आई वॉज ऑल्सो एडमेंट एंड देन हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, बहसबाजी हुई, और फिर उसके बाद इट वॉज काइंड ऑफ अ कपल ऑफ ईयर्स वी डिडंट टॉक टू ईच अदर। ओके, तो आपकी फैमिली से आपका बातचीत बंद हो गया? बातचीत बंद हो गई थी। सो दैट वाज थिंग। तो वो एक्सेप्टेंस मुझे लगा कि वो अभी तक जब टिल दे वर अलाइव, आई थिंक वो एक्सेप्टेंस था नहीं। इट वाज लाइक हम लोग बाद में थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू किए थे, बट इट वाज लाइक कि वेरी लिमिटेड एंड वेरी फॉर्मल कन्वर्सेशंस। इट वाज नॉट समथिंग लाइक जो आप यूजुअली पेरेंट्स से इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस या हंसी मजाक करते हैं, वो नहीं। इट वाज वेरी फॉर्मल, आई थिंक सेंस कि हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन। आपने सर जैसे अभी मुझे थोड़ी देर पहले अपनी मदर का भी बताया था, तो सर आप वो बताना चाहेंगे कि ये एक जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम भी LGBT पर्सन अगर कम आउट करते हैं तो हाउ समाज से तो बाद में एक्सपेक्ट करेंगे, आप फैमिली का रिएक्शन देखिए कि हाउ फैमिली रिएक्ट। एंड मेरे को सर का एक्सपीरियंस सुन के बड़ा अजीब लगा था। सर आप खुद बताइए, आप क्या बता रहे थे सर? सी माय फैमिली, माय पेरेंट्स वर देयर और मेरी एक एल्डर सिस्टर और आई एम, दे आर 4 पीपल। ओके सर। सो माय मदर सफर्ड फ्रॉम कैंसर एंड शी डाइड। ओके। उनका इलाज वगैरह चला था एंड देन बट अल्टीमेटली शी पास्ड अवे। अब लास्ट राइट्स उनके गांव में होने थे एंड आई वाज देयर एंड आई वाज नॉट अलाउड टू डू द लास्ट राइट्स, आई वाज डिनाइड। ओके, एंड यू आर द ओनली सन? आई एम द ओनली सन एंड इट वाज मेरे कजिन ने किया था उनके लास्ट राइट्स, और मुझसे बोला गया था बिकॉज यू नेवर गॉट मैरिड, यू हैव ब्रोकन हर हार्ट एंड फैमिली का नाम बहुत खराब हुआ, तो वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दीज राइट्स and your That's cousin heartbreaking. will do it. That was very saddening and then it was very depressing for me. I cried so much रातों में. And just because of your sexuality? Yeah, just because you are not allowed. Of course. That was the only reason. So it was very sad. So sir, वो आपकी maybe I don't know, क्या वो इंस्पिरेशन है आपकी कि आप आज की डेट में ट्रांस राइट्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, LGBT के लिए? वो नहीं, मैं शुरू से ही जब मैं हैदराबाद में था, when I was there, so I met a lot of, जैसे मैंने आपको बताया कि lot of people suffered very much. जब हम अपनी स्टोरीज डिस्कस करते थे, बहुत तरह से लोगों की बातें होती थी कि किस तरह से, क्योंकि वो हर ग्रुप में था। मैं उस वक्त यंग था, आई वॉज इन माई अर्ली 20s, और लोग मुझसे बहुत बड़े थे, 30 years 40 years, जो जॉब भी कर रहे थे ना, मुझसे बहुत एडल्ट सीनियर्स थे। वो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। कईयों को बहुत सी उस टाइम पे दे वर फोर्सफुली गॉट मैरिड वर्क प्लेस पे, बिकॉज फ्यू ऑफ देम वेरी फेमिनाइन, तो उनको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट वगैरह होता था। तो आई टुक अ वाव कि मैं आई विल वर्क फ्रॉम माई कम्युनिटी, ओके, कम व्हाट में। तो फॉर सर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं, मेरी जनरेशन या मेरी आने वाली जनरेशन को मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का सफ़र करे। आई नीड टू टॉक एंड रीच आउट टू पीपल। सर, तो सर उसी पे मैं बात करूंगी कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे दोस्त यार फैमिली सबने पूछे हैं मुझसे, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। Sure. एक तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि LGBT कम्युनिटी बोलते हैं, तो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस तक सबको पता है, उसके बाद उसमें क्वेयर और बहुत सारी चीज़ ऐड हो जाती है। आई थिंक वो लोग गूगल करके भी समझ जाते हैं। बट ये जो ट्रांस वर्ड है, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि मुझे खुद भी कन्फ्यूजन थी। तो ट्रांस में ट्रांसजेंडर एक टर्म है, एक
ट्रांससेक्सुअल एक टर्म है और एक इंटरसेक्स एक टर्म है, तो ये आप तीनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना। देखिए, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म होता है, ठीक है। इसमें बड़ी सी आइडेंटिटीज आती हैं, और वही आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज से लोकल आइडेंटिटीज जैसे हिजरा या किन्नर आप जिनको कहते हैं, वो आइडेंटिटीज भी उस अम्ब्रेला में कहीं ना कहीं फिट होती हैं। तो होता क्या कि ट्रांसजेंडर बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। ट्रांसजेंडर मतलब कि आपका जो सेक्स असाइंड एट बर्थ है वो आपके दिल और दिमाग से मैच नहीं कर रहा है कि आप क्या फील कर रहे हैं। ओके। सो सपोज जो आपका जेंडर असाइंड एट बर्थ या सेक्स असाइंड एट बर्थ आपका मेल है, बट आप दिल और दिमाग से अपने आप को फीमेल मान रहे हो, तो वो अलाइन नहीं हो रहा है, तो यू बिकम अ ट्रांस पर्सन। वेरी सिंपल डेफिनेशन। बट यू लुक लाइक, वो जेंडर एक्सप्रेशन पर आ जाता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, लेकिन मैं दिल और दिमाग से क्या मान रहा हूँ, बॉडी में हम कंफर्टेबल नहीं अपनी, बॉडी में हम कंफर्टेबल, हमारा जो असाइंड सेक्स है वो हमारे दिल और दिमाग से मैच नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, दैट इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। बहुत से लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि चलिए इट इज नॉट अलाइनिंग, सो हम उसको अलाइन करना चाहते हैं। ओके, तो वो सो आई विल गो फॉर जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज। हम उसको अब तो बोलने, पहले हम सेक्स चेंज बोलते थे, नाउ वी कॉल इट जेंडर एफर्मेशन सर्जरीज। ओके, कि हम अपना जेंडर भी, अगर हम दिल और दिमाग से मुझे लगता है कि मैं फीमेल हूँ, तो मैं फीमेल के लिए पूरा प्रोसेस चेंज करना शुरू करूँगा। आई विल गो फॉर बॉडी चेंज कर, बॉडी चेंज, वजाइनोप्लास्टी एंड ऑल दैट। आई विल गो फॉर द मेडिकल ट्रांजिशनिंग होता है। तो वो लोग होते हैं ट्रांससेक्सुअल्स। ओके, तो ट्रांसजेंडर में सब आ रहे हैं, ट्रांससेक्सुअल जो अपनी बॉडी बायोलॉजिकली चेंज करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज सर इंटरसेक्स? इंटरसेक्स, देखिए ये ट्रांसजेंडर मतलब, देखिए ट्रांसजेंडर शब्द में जेंडर वर्ड आया जी, इंटरसेक्स में सेक्स वर्ड आया, सो इंटरसेक्स इज रिलेटेड टू सेक्स। तो इंटरसेक्स क्या होता है कि व्हेन इट्स अ कंडीशन जहाँ पे आपकी जो बायोलॉजी है वो बहुत क्लियर नहीं होती है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अपीयरेंस वाइज, फिजिकली जो अपीयरेंसेस होता है बहुत वेरिएशंस होते हैं उसमें। ओके, कि आप नहीं कह सकते कि हाँ ये बंदा मेल है या बंदा फीमेल है। ओके, दैट इज फ्रॉम बाय बर्थ आई गेस। या वो बाय बर्थ होता है, वो उनको इंटरसेक्स इंसान बाय बर्थ ही होता है, या बाय बर्थ होता है, वो हम इंटरसेक्स बच्चे कहते हैं, इंटरसेक्स किड्स या इंटरसेक्स एडल्ट्स, वो हम इंटरसेक्स वो लोग होते हैं। आजकल सर एक मैं पढ़ रही थी यूएस मीडिया में, हर जगह सुनने में आ रहा है कि आजकल लोग आइडेंटिटी को बड़ा बोलते हैं, जैसे आई आइडेंटिफाई लाइक दिस, आई आइडेंटिफाई लाइक दैट। तो एक तो ये मेरे आपसे क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी वाला क्या मतलब है, और एक मेरा क्वेश्चन है कि वाई शुड अ सोसाइटी विल बॉदर अबाउट योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मतलब जहाँ पर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, पुलिस है, लोग हैं, तो जब उनकी कोई वैल्यू उतनी नहीं लेता है, उनकी पर्सनल लाइफ को लोग उतना भाव नहीं देते क्योंकि हर कोई अपने में ही है, तो एक आम आदमी अपनी जेंडर आइडेंटिटी क्या सोच रहा है और वो दूसरों से एक्सपेक्ट करे कि उसको वैसा ही बोला जाए, तो सोसाइटी क्यों बॉदर करेगी इस चीज़ के लिए? देखिए ये इट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू, इट्स अ राइट, वो रिस्पेक्ट की बात आती है। मैं आपके सामने हूँ, आपने अज्यूम कर लिया कि मैं मैन हूँ, बिल्कुल अपीयरेंस जैसा कि मेल पैटर्न, बॉल्डनेस है, सब कुछ है, बट ज़रूरी नहीं कि मैं अपने आप को मेल मानता हूँ। ओके, सो द पॉइंट इज कि आपने अज्यूम कर लिया और आपने बोला कि आपने प्रोनाउंस यूज़ किया, अरे ही इज़ गोइंग देयर, हिज लाइकिंग्स आर दिस एंड यू नो, तो मे बी आई विल फील ऑफेंडेड अबाउट इट। ओके, हमें वो ब्रेक करना है, ये जो assumptions हो जाते हैं। फॉर सोशल रिकॉग्निशन यू नीड टू एड्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारी आइडेंटिटी को अज्यूम मत करिए। जस्ट बिकॉज अ गर्ल इज गोइंग, उसके लंबे बाल है, डोंट अज्यूम, इट इज ऑलवेज गुड। दैट इज अभी हो गया है कि हम जब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं हम अपना प्रोनाउंस जरूर बताते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सर जो बड़ी मतलब सिटी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे तो हम इतनी मॉडर्न बातें कर सकते हैं, बट एक इंडिया में तो बहुत रूरल इंडिया, मतलब आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया इज रूरल इंडिया, तो वहाँ पर अगर इफ अ फीमेल इज लुकिंग लाइक अ फीमेल, पीपल आर गोइंग टू कॉल हर लाइक शी ओनली। हाउ दिस थॉट प्रोसेस गोना चेंज? आप कैसे इसमें चेंज ला सकते हो? वो थॉट प्रोसेस तो देखिए वही बात है, जब एक्चुअली जब ये जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट पे करा के, तो वहाँ पे उन्होंने सरकार को ये जिम्मेदारी दी थी जी कि आपका काम है अवेयरनेस करना। आप इतने बड़े बड़े कैंपेन्स रन करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना बड़ा कैंपेन आपने रन किया, आप
हेल्थ को लेके इतने बड़े बड़े कैंपेन्स रन करते हैं, तो आप जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेके कैंपेन्स क्यों नहीं रन कर सकते? इट इज़ योर जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी। भाई आप गांव में जाइए, आपको ढेर सारी वॉल पेंटिंग्स मिलेंगी जी। इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है, आपके पास इतने सिस्टम्स इन प्लेस है, तो व्हाई नॉट यू ऑल्सो स्टार्ट टू टॉक अबाउट जेंडर? ये आपका काम। इसी पे सर, जैसे ही आपने बोला सुप्रीम कोर्ट पे, तो आई थिंक नास फाउंडेशन का ये चला था, सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज किया गया, नालसा जजमेंट आपने बात की थी, इसके बारे में आप सर कुछ बताना चाहेंगे कि ये पूरा केस था क्या? क्योंकि लोगों को पता बहुत है, लेकिन शॉर्ट में उसको कंपैक्ट तरीके से आप अगर आप बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले 377 क्या है ये जानना है। हालांकि अब इतिहास हो गया है 377, लेकिन इतिहास जानना जरूरी, क्योंकि पास्ट ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अब 377 का क्या था कि 377 अंग्रेज़ों के समय में कानून आया था, मैकाले के टाइम पे था शायद। हाँ, जहाँ पे बोला गया कि कोई भी सेक्स जहाँ पे किसी किस्म की उत्पत्ति नहीं होती वो अनैसर्गिक माना जाएगा। सही, तो बहुत हिंदी हो गई, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए तो व्यूअर समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पे ये था कि 377 मतलब ये होगा कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट जहाँ पे किसी किस्म का रिप्रोडक्शन नहीं होता, बच्चा नहीं होता है, उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वो अननेचुरल है, वो अप्राकृतिक है। जी। तो उस बिहेवियर को क्रिमिनलाइज किया गया। ओके। महारानी विक्टोरिया के टाइम का ये कानून है। अब वो कानून में क्या हुआ कि अब उस कानून का इम्प्लीकेशन कायदे से देखा जाए तो सब पे लागू होता है। There are so many sexual acts which does not lead to reproduction or birth of a child. So it is applicable for everyone. But उसका इस्तेमाल जो हुआ उसमें LGBT लोगों को टारगेट किया गया। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि सन 2001 की बात है, जहाँ पे लखनऊ में एक संस्था थी, उन्होंने HIV उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने HIV के रोकथाम करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो कम्युनिटी में जो गे मैन है या जो कोती कम्युनिटी जो होती है उनको कॉन्डम्स बांटते थे जी, कि आप अगर सेक्स कर रहे हैं तो यू शुड यूज़ कॉन्डम्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम HIV एंड STIs जो होता है। उनको पुलिस ने पकड़ लिया बिकॉज पुलिस को लगा कि दे आर प्रमोटिंग सेक्शन 377, वो अननेचुरल सेक्स को प्रमोशन दे रहे हैं, विच गोज अगेंस्ट सेक्शन 377। तो उस समय तो क्रिमिनलाइज था वो। हाँ, उस टाइम पे था, तो उनको जेल में डाला गया, उनको परेशान किया गया। और इस तरह के बहुत से केसेस आए, नॉट ओनली लखनऊ, बैंगलोर में इस तरह के केसेस, मतलब ऑल ओवर इंडिया सच केसेस कि उसका जो यूज हो रहा है दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। देन पीपल रियलाइज कि एक्चुअली 377 इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, और इसका टारगेट बहुत स्पेसिफिक LGBT के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे अब 2 गर्ल्स हैं, उन पे केस लग जाता था, तो 377 वाज बीइंग यूज्ड। हालांकि जजमेंट्स आते थे आप कि किसी को भी 377 के अंदर आप किसी को कैसे प्रूव करोगे क्या है वो क्या है ना। तो उसके बाद वो पिटीशन दाखिल की गई कि ये नास फाउंडेशन ने पिटीशन दाखिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में 2001 में कि जो ये सेक्शन है इसको रीड डाउन किया जाए। रीड डाउन मतलब कि अगर 2 एडल्ट वयस्क लोग अपनी रजामंदी के साथ कंसेंट के साथ और प्राइवेट में अगर सेक्स कर रहे हैं तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता है जी। उसके बाद उस पर बहस हुई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि बिकॉज PIL दाखिल हुआ था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, नास फाउंडेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 377, सो दे कैनॉट फाइल दिस PIL। ओके। फिर वो उस चीज को लेकर इट वाज वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा कुछ नहीं, एनीबडी कैन फाइल अ PIL, पीपल हैव एवरी राइट। अगर किसी को लगता है किसी और कम्युनिटी का कुछ वो हो रहा है तो दे हैव अ राइट। तो इट केम बैक टू दिल्ली हाई कोर्ट। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में 2009 में बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया गया, जहाँ पे उन्होंने इस पिटीशन को माना। बहुत ही प्रोग्रेसिव था क्योंकि उन्होंने बहुत से राइट्स की भी बात की थी। डिक्रिमिनलाइज हुआ बिकॉज पिटीशन आस्क्ड फॉर डिक्रिमिनलाइजेशन, वो तो डिक्रिमिनलाइज हुआ, बट और भी उन्होंने राइट्स के बारे में बात की। तो इट इज कंसिडर्ड अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट। बट एज यूजुअल वैसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े अलग रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे सब एक हो गए और सब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में की। और उनका यही था कि ये चीज़ जो है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये पूरा समाज का ताना बाना बिगाड़ देगा। हमारी सभ्यता में इस चीज़ को कोई रिकग्निशन नहीं है जी। तो इस जजमेंट को
नकारा जाए। फिर शायद 2012 में फिर 2013 में जी उन्होंने जजमेंट पलट दिया। जजमेंट को पलट दिया। फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ, वो रिजेक्ट हुआ, फिर क्यूरेटिव बट सर जब वो जजमेंट पलटा गया तो ये एक मैं अवेयरनेस वाली चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने वो पढ़ा था तो उसमें आई थिंक मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, आई डोंट नो कितना सही है क्या गलत है, बट एज अ गे मैन आई थिंक आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि उसमें कहीं ना कहीं एक मेडिकल एस्पेक्ट दिया था कि व्हेन टू मैन मीन्स लेस्बियंस के लिए तो आई थिंक नहीं बोला, बट टू गे मैन इफ दे आर हैविंग इंटरकोर्स एंड ऑल, तो वो नेचुरल पेनिट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। तो उन्होंने हेल्थ इशू को गिनवाया कि हम आपकी हेल्थ की बहुत चिंता कर रहे हैं और कई सारे रोग, इससे सेक्सुअल रोग बहुत सारे फैल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट दिया कि हम इसको इसलिए अलाउ नहीं करें। बड़े फनी है, इट हैज नो वैल्यू। इन्होंने ये भी बोला, आप फनी क्या मैं बोलूँगा, बड़ा ही फोबिक सा भी बात की। उन्होंने बोला कि ये LGBT लोग आर इन माइनॉरिटी, वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, मतलब है अब क्या इनके लिए इतना टाइम वगैरह क्यों वेस्ट किया जा रहा है। बट आपने अभी सेंसस का मेरे को बोला था कि कितना आई थिंक 4.8 मिलियन 4.8 मिलियन इंडिया में ट्रांसजेंडर है, लेकिन उनको लगा ये मिनिस्कुल माइनॉरिटी शब्द यूज किया था, मतलब बहुत ही छोटी माइनॉरिटी, यार इतना टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं, उनके राइट्स हैं नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह का, विच इज़ सो मच अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ईच एंड एवरी सिटीजन को बराबर के हक दिए गए। तो खैर उस पर बात हुई, मतलब वो बहुत पूरा इंटरनेशनली प्रोटेस्ट हुआ, डे ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह ऑब्जर्व किया गया उसके लिए। खैर फिर कमिटीज़ मिली, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर द नेक्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि पार्लियामेंट में जाना ऑप्शन नहीं है, वो पार्लियामेंट में जाना वाज नॉट द ऑप्शन। बट फिर हमें लीगल लोगों से, जो लॉयर्स थे, बड़े लॉयर्स, उनसे बात करके इट वाज डिसाइडेड कि हम इसको वापस से पिटीशन डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कि दे शुड रिकंसिडर देयर जजमेंट, वो ऑप्शन है आपके पास। वो फिर दोबारा हुआ, नवतेज जौहर का जो केस वगैरह हुआ, फिर उसके बाद फाइनली पूरे आर्ग्यूमेंट्स हुए, उस पर बहस हुई, सरकार का भी पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस पर। सरकार ने बोला कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा हम उस पर एग्री करेंगे। ये कौन से सन की बात है सर, ये अभी रिसेंट की? तो ये रिसेंट 2018 का जजमेंट है, तो उसी टाइम पे डे टू डे हियरिंग शुरू हो गई थी कि रोज, तो उस समय गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि जो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बट द जजमेंट शुड ओनली रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स डीक्रिमिनलाइजेशन, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मतलब कि राइट्स के बारे में आप बात नहीं कर सकते, राइट्स नहीं करेंगे, बस आप अगर गे हैं या कुछ भी हैं तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, बस डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बट कोई लीगल राइट्स, कुछ मैरिज राइट्स, कुछ नहीं। तो खैर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उन्होंने भी इस बात को रखा कि हाँ भाई हम डीक्रिमिनलाइज करते हैं इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सी इंस्ट्रक्शंस बोले कि गवर्नमेंट शुड बी मोर प्रोएक्टिव, they are citizens of this country, उनको भी सारे राइट्स मिलने चाहिए। But there are only guidelines, कुछ ऐसे लीगल गाइडलाइंस भी नहीं, वो बस जजमेंट का पार्ट था, there was no such formal guidelines। तो उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप वाज some people went to the Supreme Court to, मतलब सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले कुछ there were different petitions in the high courts about marriages, people wanted to get married, तो वो सारे petitions सब क्लब होके it was sent to the Supreme Court। तो जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने फिर 5 बेंच थी जो उन्होंने पूरा मैरिज की जजमेंट सुनी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया था। गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि नहीं, बिकॉज ये सिर्फ लेजिस्लेटिव का मामला नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट का स्टैंड था कि दिस विल अफेक्ट द एंटायर कंट्री, सो द थिंग शुड एक्चुअली बी पास थ्रू अ पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि ये जो मैटर है, मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो ये जो भी डिसाइड होगा लेट पार्लियामेंट डिसाइड इट। और गवर्नमेंट के इन्होंने बोला कि आप एक कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन करिए एंड लुक इनटू द मैटर, हाउ बेस्ट दिस कैन बी एड्रेस्ड। बट सर आप जैसे मेरे को थोड़ी देर पहले बताए थे कि गवर्नमेंट का बड़ा ढीला कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स लगता है। आप शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में गए थे, तो वहाँ पर आप शायद वो इंसिडेंट बताना चाहेंगे, क्योंकि वो मुझे सुन के बड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगा कि हाउ पीपल मींस LGBT को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो। राइट्स आपके सबके बराबर, मेरे जो राइट्स हैं, आपके जो राइट्स हैं, हम नहीं कैटेगराइज कर सकते या हम नहीं इस पोजीशन में कहने के लिए अरे वो राइट नहीं है, मेरे राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या हुआ तो वो मैनिफेस्टो, तो हुआ क्या था कि जब मैनिफेस्टो डेवलप हो रहा था एक पॉलिटिकल पार्टी का लास्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले,
तो उन्होंने सबको बुलाया वहाँ पे, जो भी मार्जिनलाइज कमिटीज़ थी, चाहे वो LGBT थे, चाहे वो आपके दलित कम्युनिटी थे, चाहे आपके वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे, चाहे वो आपके लेबर्स थे, चाहे वो आपके विकलांग थे, डिसेबल पीपल थे, आपके फार्मर्स थे, आपके मेड्स जो काम करती हैं, वो सारे कुछ, तो उन्होंने बुलाया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि सबके मुद्दे अलग अलग हैं, पीपल हैव वेरी डिफरेंट इश्यूज़। तो वहाँ पे जब हमने अपने बारे में बताया, व्हेन वी सेड कि हमारे जो इश्यूज़ हैं कि हमारे साथ जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैरिजेस के हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं है, देयर आर नो राइट्स अवेलेबल। हम उस वक्त 377 होता था, तो हमने 377 की बात किया। vis-a-vis देयर इज समबडी हु इज सेइंग कि हमें हमारा मालिक पैसे नहीं देता है, हमें पैसे काट लेता है, हमारी छुट्टी नहीं मिलती। तो वहाँ पे जो मैनिफेस्टो डेवलप कर रहे थे, उनको लगा कि ये लोग की बातें क्या हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गरीबी और इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिक्स। लेकिन हम भी Gender इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, identity, हम भी कह रहे थे कि हमें जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो, कि हमें निकाल दिया जाता नौकरियों से, But हमें नौकरियां मिलती नहीं है, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये गलत अप्रोच होता है, क्योंकि आप जब किसी भी आप कोई भी मैनिफेस्टो देखिए, उसमें हर समुदाय की बात होती है, हर समुदाय के मुद्दे अलग होते हैं, तभी तो आपको मैनिफेस्टो आपका तैयार होता है। आप बस ये कहते हैं कि नहीं अरे ये लोग तो अजीब से, इनको शादी करके क्या करेंगे, एंड दे पास जो अरे शादी का लड्डू खाया नहीं खाया, ऑल दैट काइंड ऑफ रिडिकुलस रिमार्क्स वर पास्ड। तो वो बड़ा डिसहार्टनिंग था कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, उसकी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हो, उसकी तरफ आपको लग रहा है कि अरे ये लोग तो 5 लोग आए हैं, लेकिन लेबर 25 लोग आ गए हैं, तो उनकी कम्युनिटी ज्यादा बड़ी है, आप ये देखिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, तो भाव ही नहीं देंगे तो कोई क्यों आएगा? और डर भी उनके अंदर है जी। जिस तरह से अगर मैं बोलूं कि मैं एक लेबर हूं, मैं तो कहीं भी बोल दूं मैं एक लेबर हूं, लेकिन क्या कोई बंदा हर जगह बोल सकता है कि मैं गे हूं? एक तो आप प्रोफेशन की बात करें, आप प्रोफेशन और आइडेंटिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसलिए सर इसमें एक ये क्वेश्चन था मेरा आपसे कि आप जैसे अभी बताए थे LGBT कम्युनिटी में लोग कह रहे टी को अलग ही कर दो, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, वो अलाइन नहीं हो रहा है। इस पे आप कुछ कह रहे थे? प्रॉब्लमेटिक नहीं है। द थिंग इज कि जो LGB की हम बात करते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है जी, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। टी एक ट्रांसजेंडर वर्ड है, इट इज अ जेंडर आइडेंटिटी। ओके, ठीक है। तो बहुत से लोग का ये मानना है कि LGBT का अलग है और टी अलग है, क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रांसजेंडर लोगों की हम बात करते हैं, तो उनको ऑलरेडी जैसे एक्ट आ गया है ना, नालसा जजमेंट आया था, TG एक्ट आया था, गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव हो गई। तो उनके राइट्स की हम जब बात करते हैं vis-a-vis व्हेन वी कंपेयर टू LGB पॉपुलेशन, वो लोग उनके राइट्स बहुत आगे हो चुके हैं जी। अब उसमें क्या होता है कि अब होता है कि अब ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि जब हम उनको राइट्स मिले, इज इट पॉसिबल कि LGBT बैक ऑन देयर राइट्स, कि हम उनके पीछे लग के हम अपने राइट्स पालें। बट कहीं से आपको ये नहीं लगता है कि जैसे ट्रांस राइट्स की बात हो रही है, तो अभी जैसे लिया थॉमस था, अभी हम US में देख रहे थे कि गेमिंग में, स्पोर्ट्स में, तो वो ही इज अ मैन विथ ऑल द जेनिटल्स एंड एवरीथिंग, एंड उसने अपने आप को बोला कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ वुमेन, और उसने वुमेन कैटेगरी से खेला और इज द स्विमर, वो फर्स्ट आया, और जो वुमेन कैटेगरी में एज अ वुमेन खेल रही थी वो सेकंड आई। तो सर इस पे मेरा क्वेश्चन ये कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो फेमिनिस्ट हैं, उनको अब नहीं लगता कि मैन उनका स्पेस ले रहे, तो उन्हें आगे आके कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो ट्रांस अपने आप को आइडेंटिफाई करना, देखिए जो लोग स्विमिंग या कहीं पे भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस को हर कोई, जैसे मैं कह दूं कि मैं आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, और लेकिन वो गाइडलाइंस होती हैं, तो प्रोबेबली वो कहीं ना कहीं अगर या तो आप इस चीज़ को एड्रेस करें, या फिर आप अलग से बनाए कि आप मैन वुमेन की कैटेगरी के अलावा ट्रांस कैटेगरी होनी चाहिए, करिए उसमें, ट्रांस वुमेन पार्टिसिपेट करिए, यहाँ ट्रांस मैन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, आपके एक फुटबॉल टीम बनी हुई है ट्रांस, बट वही है कि उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, किस तरह से वो लोग आगे आप जैसे इस कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपको सही लगता है कि ट्रांस कम्युनिटी के लोगों का वुमेन और मेन सेक्शन में जाके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उनका एक मस्कुलर बिल्डअप होता है, अगर मैन है तो उनका बाय बर्थ, बाद में उन्होंने भले चेंज कर लिया। मैम जो मुद्दा है वो मेरे व्यूज क्या है वो नहीं, मुद्दा ये है कि
अगर वो बंदा कह रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स की बात होती है कि इफ आई एम अ ट्रांस वुमेन आर वुमेन, सिंपल एज दैट, ये आपको हक मिला है राइट ऑफ टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आपकी गवर्नमेंट भी कहती है और इंटरनेशनली भी ये एक्सेप्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कह रहा है तो प्रोबेबली अगर आपको कोई इफ समबडी इज फीलिंग थ्रेटेंड बाय इट, अगर उनको ऐसा लगता नहीं ये गलत है, तो वो उनको एनालिसिस करना पड़ेगा सर, किस लेवल पे ये मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला ट्रांस वुमेन्स आर वुमेन, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बायोलॉजिकली मे बी इमोशनली दे आर वुमेन, दे वो वैसा वुमेन की तरह रहना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल वुमेन के साथ बायस्ड हो जाएगा कि ही इज अ मैन विद ऑल द बॉडी मसल्स एंड एवरीथिंग, वो देखिए वही बात हाइट ज्यादा होगी, वेट ज्यादा होगा। मैंने वही चीज बोला कि ये दिल और दिमाग का मामला है। दैट इज वेरी, बहुत से लोग, मैं आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, बहुत फनी भी है ये कि अब लोगों के मन में एक गे होने का बड़ा स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो मैं एक टीवी पैनल चैनल में गया डिस्कशन करने के लिए। अब मैं वहाँ पे गे राइट्स की बात कर रहा था, देयर वाज समबडी हु वाज अपोजिंग इट एंड ऑल दैट। तो उससे ब्रेक होता है 5 मिनट का, तो जब ब्रेक हुआ तो दैट पर्सन कैमरा वाज ऑफ एंड देन ही आस्क्ड मी कि देखिए मुझे मालूम है आप गे तो है नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने पैसे मिले हैं ये बोलने के लिए कि आप गे हो। मैं हंसा, फिर मैंने कहा कि देखिए सर, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं पैसे लेकर ही अपने आप को गे बताता हूँ। कल को आप पैसे लेने लग जाओगे। सर इस चैनल पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। He was taken aback। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, मतलब मैं एक पहचान आपको बता रहा हूँ जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है। कोई अपने आप को गे क्यों कह रहा है? ऑलरेडी सोसाइटी में इतना फिर वो परेशान किया जाएगा। मैंने कहा आप क्या, मैंने कहा मैं आपको दे दूं 1 लाख रुपए, आप बोल देंगे? आप क्या बोलने, आप बोल देंगे क्या? बोलने का क्या, मैं आपको 2 लाख रुपए दूं, कैन यू गो एंड स्लीप विद एनी गुड एक्टर? नहीं करोगे ना आप। दैट्स द थिंग, कि नहीं आपको, तो वही मैम परसेप्शन वाली बात है कि मे बी हमें लगता है कि उनका फिजिक ऐसा है, बट द थिंग इज कि जो लोग अपने आप को कहते हैं दे गो फॉर दिस हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो हमें जो गाइडलाइंस है प्रोबेबली वो गाइडलाइंस दोबारा देखें कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि बॉक्सर की बात हुई थी, बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ जी कि अरे वो तो मेल है, और बहुत से उन्होंने J.K. रॉलिंग और लोगों ने एल्टन जो है ट्विटर के ओनर हैं, उन्होंने पूरा ट्वीट किया कि ये एक आदमी जीत गया एंड ऑल दैट थिंग, व्हिच इज रॉन्ग। बट कहीं ना कहीं उनको भी तो ट्रांस कैटेगरी से खेलना चाहिए था। अब ट्रांस कैटेगरी अब है नहीं, बनानी चाहिए, बनाइए फिर आप। और ऐसे नहीं, ट्रांस मैन भी होते हैं, ट्रांस वुमेन भी होती हैं, तो आप लेट्स मेक इट। अगर ट्रांस मैन क्लेम करें वो स्पेस, और तो ट्रांस वुमेन भी वो स्पेसेस क्लेम करें, तो आज की तारीख में हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ब्रॉड होकर समझना पड़ेगा चीज़ों को। मे बी उनका फिजिकल अपीयरेंस कुछ और हो सकता है, बट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं ट्रांस कम्युनिटी को लोग स्टीरियोटाइप करते हैं प्रोस्टिट्यूशन के साथ, तो ऐसा क्यों है? मीन्स एक तो कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए कोई पॉलिसी बना रहा, कुछ नहीं कर रहा, उनके पास कुछ रोजगार नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं, कुछ नहीं है, एंड इफ दे आर स्ट्रगलिंग कि वो शादी ब्याह में जा रहे हैं, मतलब भाई कि हम नॉर्मल तबके की बात कर रहे हैं, या कुछ अपना ट्रेन में कुछ रोजगार, कुछ भी वो अपना कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको प्रोस्टिट्यूशन से रिलेट कर देते हो। क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है, या फिर ये लोगों के कहीं ना कहीं गुस्से का और शिकार बने कि उनके बारे में ऐसी बातें बोली जाती मोस्ट ऑफ द टाइम? देखिए, जो ट्रांस कम्युनिटी की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन रहा है वो है, उसको हम कहते हैं टोली बधाई। जब हम किन्नरों की बात करते हैं, टोली बधाई, यानी कि कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तो वहाँ पे जाके डांस करना और बधाइयाँ देना। सेकंड, उनका ऑक्यूपेशन आप देखते होंगे कि बहुत सी रेड लाइट्स में दे गो फॉर बेगिंग, जी, भीख मांगते हैं, ट्रेन में, बसेस में, रेड लाइट्स पे खड़े होके दे गो फॉर बेगिंग। एंड ऑल्सो कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी हैं, मतलब उसको वी विल कॉल्ड सेक्स वर्क, दे आर आल्सो इनटू सेक्स वर्क।
ये हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और बहुत से लोग अब जॉब्स भी कर रहे हैं, बट ट्रेडिशनली ये 3 ऑक्यूपेशन जो थे वो लाइवलीहुड के लिए होते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें 2 चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी। पहला तो ये है कि इफ़ एनी ट्रांस पर्सन और फॉर दैट मैटर एनी वन इज टू सेक्स वर्क, दैट इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग। They are doing for their livelihood and they have every right to do it. Sex work is work. Prostitution, I will use the word sex work. Prostitution. Sir, more or less same चीज हुई कि नहीं, prostitution अलग होता है. Prostitution is an old word जो अभी use नहीं करते हम लोग, and it has the thing of की exploitation, बेचारी kind of notion. Sex working is like by sex choice only. That is by compulsion or this is by choice maybe. वो by choice, वो फर्क आता है. That is why we say sex work. So that is by choice they are doing it. The point is कि अब जैसे जैसे ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं कि now more and more people have started to live in gated societies. तो जो मेन ऑक्यूपेशन होता था टोली बधाई वाला कि जाके किन्नर लोग अपना मतलब डांस करके दे आर ब्लेसिंग द कपल, जो बच्चा पैदा हो रहे हैं दे आर ब्लेसिंग एंड ऑल दैट, एंड देन दे गेट मनी, कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है उनको बिकॉज इट इज़ गेटिंग कम होता चला जा रहा है। तो वो जब आपका लाइवलीहुड असर पड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर तो आई दिखेगा ही, कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, हम गवर्नमेंट ने आज की तारीख में गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पूरा एक्ट बना दिया कि एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन उसके पहले के स्टेप भूल गए। पढ़ाई होगी कैसे? एडमिशन नहीं मिलेगा स्कूल में, एडमिशन नहीं मिलेगा, या एडमिशन हो गया तो आपके वहाँ पे बिकॉज ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपको हैरेस किया जा रहा है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? इसी पे सर आपने जैसे मुझे बताया था आपकी कोई फ्रेंड थी, आई थिंक वो भी ट्रांस कम्युनिटी से हैं, तो उनको घर लेने में क्या प्रॉब्लम आया? लखनऊ की बात थी सर, ये कहाँ की? ये लखनऊ की बात है। दिस इज ट्रांस पर्सन बहुत अच्छा जॉब में है एंड एज अ कंसल्टेंट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट, और बहुत से एनजीओज के साथ जुड़ी हुई। तो व्हेन शी केम टू लखनऊ, तो जब उन्होंने घर लिया तो उनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए बिकॉज ओनर की साइड से रेंट पे लिया कि आप शाम को जा नहीं सकती, अगर आपका ऑफिस 5 बजे ख़त्म हो रहा है तो आपको 5:30 बजे तक घर आ जाना चाहिए, आप सैटरडे संडे को कहीं जा नहीं सकती, आपके साथ कोई मिलने नहीं आ सकता, अगर कोई मिलने आ भी रहा है तो आप दरवाजे खुले रखेंगे, हमें दिखना चाहिए कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि डर है कि कहीं ट्रांस कम्युनिटी से है, कहीं गलत काम या वैसा कुछ गलत काम ना करें, है ना। तो इस तरह की बहुत, तो ये चीज़ ऐसी है जो सरकारों को समझनी पड़ेगी। आप एक्ट में तो बोल दिया बट रहने को ही नहीं मिल रहा है, कमाने को नहीं मिल रहा है, फिर आपके पास यू हैव अ राइट टू रेसिडेंस। अब ऐसे में वो दे नहीं रहा है। अब कहाँ, अब बताइए कहाँ तक आप कानून पे रहोगे? अब कितने लोगों पे आप केसेस करते रहोगे? इस पे केस किया, उस पे केस, पूरी जिंदगी तो आपको केस ही लड़ते चली जाएगी। इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी थोड़ा स्लो है कहीं ना कहीं, वो भी बहुत स्लो है इसको करने में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा काम होता है वो है कि आप मासेस को कैसे एजुकेट करें, और ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है। एनजीओज आएंगे, उनके बहुत लिमिटेड रीच होती है, गैर सरकारी संस्थानों की ना, ये काम जो है वो सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, सरकार की जिम्मेदारी थी कि आपका काम है जेंडर पे बात करने का, दैट इज योर वर्क टू टॉक टू मेक सेंसिटाइज पीपल। वर्क हो कैसे सकता सर? जैसे आप अगर गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से किसी से भी अगर आपसे कोई बोले दरखास्त करने को, सजेशन देना चाहें, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे आप बोले थे कि सब इंस्पेक्टर वगैरह, पुलिस वगैरह, वही देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट जैसे कि कुछ आप डिपार्टमेंट लीजिए, जैसे आप एक्ट तो ले, कानून तो ले आए, कानून के रखवाले कौन होते हैं? पुलिस वाले। ठीक है, आपके पास कुछ होता है केस, आप जब थाने जाते हो तो आपको कोई बड़ा अधिकारी नहीं मिलता है। पहले आपको अगर FIR दाखिल करनी है या आपको कुछ अपनी प्रॉब्लम ही बतानी है, कुछ करानी है, तो आपको सब इंस्पेक्टर्स हैं, हवलदार हैं, इन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। अब ये सेंसिटाइज ही नहीं है, इन्होंने कभी जाना ही नहीं, पढ़ा नहीं है। तो होता क्या है कि बात यह है कि सरकार को चाहिए जब इन लोगों की अब भर्ती होती है, उसके बाद उनका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप क्यों नहीं सेक्सुअलिटी या जेंडर की बात करते हैं?
और सिर्फ बात नहीं, आप कमिटी को लेकर आके इंटरेक्ट करवाइए, गेस्ट लेक्चर्स करवाइए, बातें करवाइए, आप कमिटी को मिलवाइए। क्यों नहीं जानेंगे वो लोग? ये तो आई थिंक हर डिपार्टमेंट में, किसी भी भर्ती में हर जगह होना चाहिए। इसी तरह से चेंज आएगा। और प्लस आप देखिए गवर्नमेंट्स के पास मासेस को रीच आउट करने के लिए कितने अच्छे अच्छे माध्यम हैं। दे कैन रीच आउट टू द एवरीवन। आप देखिए जैसे कोरोना काल था, कोविड काल था, उनके मैसेजेस हर जगह रीच हुए। हाउ टू मेक योर सेल्फ, कि आपको एक फिजिकल स्पेस रखना है, आपको एवरीबडी नो मास्क लगाना है। सरकारी ने तो काम किया था जी। जब वो काम कर सकते तो व्हाई नॉट दे कैन टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी एंड जेंडर। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरा जो है, ये आई थिंक मुझे इस पे लोगों की डांट भी पड़ सकती है, बट ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, क्योंकि आई थिंक मैंने खुद ही पर्सनली फील किया है कि इसमें प्राइड परेड हॉरर तो नहीं बोलूँगी, बट एक ये टर्म शायद कोई ऑफेंड ना हो जाए। मैंने देखा प्राइड परेड निकलती है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इट, और मैंने कुछ में पार्टिसिपेट भी किया, मेरे दोस्त भी करते हैं, वी टोटली सपोर्टेड। बट कहीं ना कहीं एक एब्सर्ड सा बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे मैंने देखा है द मैन, मे बी गे मैन और इंटरसेक्स और मे बी क्रॉस ड्रेस और समथिंग, तो दे उनका लाइक उनकी दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ी हुई है और उन्होंने सिंदूर विंदूर लगा लिया, कपड़े अजीब से पहन लिए। अब वो एक छोटा बच्चा, चलो वो मैं समझ रही हूँ कि एडल्ट समझ सकते हैं तुम क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, बट एज अ किड कोई छोटा बच्चा वो अपीयरेंस देखेगा तो डर जाएगा या अजीब लगेगा उसको, क्योंकि उसके पास तो उतनी बुद्धि नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी छोटे पे देखा तो मुझे बहुत वियर्ड लगा था। अभी तो सब समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो प्राइड परेड निकलती है कहीं ना कहीं अपनी थीम से भटक गई हैं? क्योंकि मेरे बहुत सारे सेम कम्युनिटी के दोस्त हैं LGBT के, जो कहते हैं हम प्राइड परेड में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें गुस्सा आता है और हमें लगता है कि हम ऐसा तो आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करते, हम पर्सनली सेक्शुअली क्या फील करते हैं वो अवेयरनेस करना चाहते हैं। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना ओवर लाउड तरीके से बताना, और इंडियन सोसाइटी शायद वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्या इंडियन सोसाइटी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं, कहीं ना कहीं देखने में बहुत वियर्ड लगता है। देखिए कहाँ तक आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, वो सही है या क्या है? क्योंकि मैं इसमें जानना चाहती हूँ आपसे। प्राइड परेड्स निकलती हैं, उसका एक खास मकसद होता है। मकसद ये होता है कि हम बताना चाहते हैं समाज में कि हम वी एग्जिस्ट जी, एंड वी एग्जिस्ट इन एवरी पॉसिबल फॉर्म दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? तो हम एग्जिस्ट करते हैं और ये हमारी पहचाने हैं। बहुत सी LGBT+ टर्म हम यूज़ करते हैं और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप समझो, अच्छी बात है, नहीं समझो तो रीच आउट एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड। अब होता क्या है कि इसमें हम कहीं ना कहीं दो चीज़ों की बात कर जाते हैं, डिबेट में हम चले जाते हैं, व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ अननेचुरल। दूसरी डिबेट आ जाती नैतिकता की, मोरालिटी की। जी, मैं शायद नैतिकता की ही थोड़ी बात कर रही, एक छोटे बच्चे बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा ही अननेचुरल सी बात है कि दाढ़ी पे साड़ी पहन ली। ऐसा तो नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो एबनॉर्मल सी हरकतें हैं, वो चिल्ला रहे हैं, किसी ने कुछ मतलब 2 पीस पहन लिया या 1 पीस पहन लिया किसी लड़के ने या कुछ और ने, वो चिल्ला रहे हैं जाके अपने राइट्स के बारे में ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नैतिकता की हम जब बात करते हैं तो नैतिकता कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। 100 साल पहले क्या था, आज क्या है, 100 साल के बाद क्या होगा। 100 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई विधवा औरत दोबारा शादी कर लेगी, हाहाकार मच जाता था। आज भी मच जाता है हाहाकार। अब तो काफी प्रोग्रेसिव हो गए नहीं है, आपको दिल्ली में रह के लगता होगा प्रोग्रेसिव है। जी, आप आइए छोटे शहरों में तो सर, छोटे शहरों में देखिए आप आके कितना प्रोग्रेसिव है कि कोई विडो अगर शादी की बात भी कर ले, कैसे कैसे टर्म्स यूज होते हैं उसके लिए। तो हमें कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा लोगों को। और जैसे से लोग एक्सपोज होते हैं, क्योंकि देखिए आप बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। आप सिर्फ 1 साल में प्राइड एक होती है, आप खोलिए इंस्टाग्राम, क्या आप बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे? मैं अभी मेट्रो से ही आ रहा था, मैं देख रहा था छोटी बच्ची थी, आई थिंक शी वाज हार्डली 1 ईयर ओल्ड। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो रही थी मेट्रो में बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ क्राउड। तो उसके फादर ने उसको इंस्टा खोल के दे दिया। अब हर तरह का कंटेंट आता है इंस्टा पे, आप कहाँ तक सेंसरशिप करेंगे?
बट वो तो सर विलिंगली नहीं है ना, लेकिन प्राइड नहीं। परेड में जो दिखा रहे हैं वो तो विलिंगली है ना। और मुझे लगता है कि वो पर्सनल जो बेडरूम की चीजें हैं, एक स्ट्रेट कपल तो अपनी सेक्सुअलिटी या पर्सनल चीजें जाके समाज में नहीं बोल रहे हैं, तो आप राइट्स के लिए बोलिए, लेकिन अगर वो आप इतनी सेंसिटिव चीजें जैसे क्रॉस ड्रेसिंग है ऐसा, हम उसको क्यों लेकर आ रहे हो? छोटे बच्चे देख के अजीब फील कर रहे हैं। हम स्ट्रेट लोग अपने बेडरूम की बातें बाहर नहीं करते, ये हम शुरू से देखते हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते इस चीजों पर। जी, शादियां होती हैं, वो तो सर एक लीगल टर्म भी है ना। अब वो एक दिन गे मैरिज भी लीगल हो जाएगी। वो तो सर मैं चाहती हूँ। अब शादियां होती, खूब ढोल ताशे और खूब तमाशे होते हैं जाते जाते, हम क्या दिशा रहे? इट इज इंडिकेटिंग दैट सम काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्ट इज गोइंग टू प्लेस विद इन सोसाइटल एंड लीगल लिमिट्स। उसके बाद सुहाग रातें होती हैं, उसके बाद रिसेप्शन एक्ट हो, वलीमा, दुनिया जहान की चीजें की जाती हैं, लेकिन हम वो देखते थे बिल्कुल हमारे लिए सब नॉर्मलाइज हो गया, हम कभी डिस्कस नहीं करते। वो पर्दा है और ये थोड़ा सा ज्यादा लाउड है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं मुझे, मतलब मैं तो हो सकता है परसेप्शन है, बट ऐसा है नहीं जी। आप उस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब ये होता रहेगा, कल को ये भी तो सबको लगेगा कि नॉर्मलाइज हो जाएगी, अच्छा लगने लगे लोगों को। अब कई लोग तो ऐसे कहते हैं हम तो स्ट्रेट प्राइड भी निकालेंगे। हाँ, ये मतलब वेस्टर्न में तो लोग स्ट्रेट प्राइड निकालने लग गए हैं। ये तो बड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल सी बात है, हमें लग रहा है अनयूजुअल है, कल को पता लगा दिल्ली बॉम्बे में भी स्ट्रेट प्राइड निकलने लग जाए कि हमारे राइट्स दो। तो वही है चेंज ना, जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, चेंज तो होगा ही, चेंज तो बदलाव तो आना ही आना है, आप इसको कोई नहीं रोक सकता इस बदलाव को। Nobody has the power to stop this change. It is आप उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कितना क्रिटिकली लॉजिकली उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, that becomes very important for individual to understand. ओके सर, अब ये मेरा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ये तो इस पे तो खैर बात होनी चाहिए, सीरियस टॉपिक भी है कि ट्रांस के लिए मैंने देखा पब्लिक वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी। इनफैक्ट एज अ फीमेल हमें तो खुद ही नहीं मिलता है कहीं पे, ऐसे परेशान रहते हैं, और होता भी है तो मैन और फीमेल वाला है, फीमेल में कोई ताला मार के हमेशा गायब रहता है, तो एक मैन का ही चल रहा होता है। तो एज अ वुमेन बहुत इश्यूज हैं, एज अ वुमेन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने में, तो ट्रांस के लिए तो है ही नहीं, मतलब तो हाउ दे आर मैनेजिंग। लेकिन वुमेन उनको एक्सेप्ट नहीं करी, मेल में शायद उनका हरासमेंट होगा या जो भी है, तो हाउ दे आर मैनेजिंग, या उसके लिए कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है? मैम अभी तो नहीं है कुछ भी, अनफॉर्चुनेटली। आप खुद देखिए कि जो भी सुलभ शौचालय वगैरह होते हैं वही आपको शहरों में यूजुअली दिखता है, या गवर्नमेंट जो बनाती है पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह, तो कहीं पे भी ट्रांसजेंडर का कोई रिकग्निशन ही नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे कि हमने जब बहुत से लोग हमारे साथ ट्रांस लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं कंपनीज वगैरह में, तो आखिर में नहीं इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि व्हाट आर योर क्वेश्चंस, तो उनका ये होता है कि डू यू हैव एनी वॉशरूम फॉर ट्रांस पीपल, और वो शॉक हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, बट दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो कम्युनिटी आई थिंक इतनी छोटी है कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उनको भी जरूरत पड़ेगी। वही बात है कि आपने बोला मिनिस्कल माइनॉरिटी है, नहीं है, अब लोग बाहर आ रहे, पहले नहीं आते थे। पहले तो नहीं था, अब अवेयरनेस आ रही है। अब लोगों को लगा अरे ये सब जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से लोग बाहर आते नहीं, शुरू से रहते थे, लेकिन तब ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट या ऐसा माहौल नहीं होता था कि लोग बाहर आके बात करें। आज बात कर रहे हैं लोग, अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। आप मेल फीमेल टॉयलेट्स रखते हो, आपको एक ट्रांस भी रखना पड़ेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पीपल हैव टू डिमांड दिस। वो ऊपर से मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान नहीं आएगा, गाइडलाइन इशू भी हो जाए तो अगर फायदा क्या जब बन करना पड़ेगा आपको। भले ही एक लोग हो, भारत का संविधान हर एक बंदे को बराबर का अधिकार देता है, भले ही मैं इकलौता गे मैन हूँ पूरे हिंदुस्तान का, या इकलौता नॉन बाइनरी पर्सन हूँ, या इकलौता ट्रांस पर्सन हूँ, तब भी आप ये कह के नहीं हमें मेरे राइट्स जाहिर करते, अरे तुम तो एक अकेले ही हो, आप नहीं कर सकते। हमारा संविधान ये कहता है कि हर एक को हक मिलना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब चीज़ इर्रिस्पेक्टिव। आपका सेक्स की भी डेफिनेशन इंक्लूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इंक्लूड जेंडर आइडेंटिटी, वो सब उसके परिभाषित है उसके अंदर।
तो आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते हो। तो सर अगर मैं अब फाइनल नोट पे आपसे पूछूं तो आप गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट से या जो जनता देख रही है, हम लोग बच्चे देख रहे हैं, कुछ भी, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे, अपने फाइनल वर्ड्स क्या बोलना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं ट्रांस कम्युनिटी के लिए एज अ गे मैन और एज अ नॉर्मल पर्सन? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एनजीओ चला रहे हैं, सब कुछ, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे कि आपके आसपास खुद देखिए, हर एक पेड़ हरा नहीं होता है, हर एक फूल लाल नहीं होता है। जब नेचर्स में इतने कलर हैं, एक्सेप्ट हैं, आपको बहुत सुंदर लगते हैं, अरे लाल गुलाब, पीला गुलाब, अरे हरा पेड़, आप कितनी देखिए पत्तियों के रंग अलग होते हैं, देखिए वो देखिए आपके बगल पीछे ही रखा है, उसमें हरा भी है, पीला भी कलर्स है पेड़ में। आप बाहर निकलिए, गार्डन में जाइए, जब नेचर में इतनी वैरायटी है और सब एक्सेप्ट है, सब फल फूल रहे हैं, तो व्हाई नॉट एक कमिटी को आप उनको फलने फूलने देते हैं? आप क्यों जजमेंट होते हैं? आपको अगर कुछ लगता है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप बात करिए, कॉन्वर्सेशन करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ पासिंग जजमेंट्स। अरे ये गलत है, अरे ये हमारे समाज के विरुद्ध है, अरे समाज तो बदलता रहता है। आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो शायद मेरे स्ट्रगल को समझ ही ना पाए, जो मैंने आपको बताया कि हम चिट्ठियां लिखते थे जी, किसी से मिलने के लिए भी हमें 30-45 दिन का वेट कर। आज की मैं बच्चों से बात करूं तो वो कहेंगे ये कि वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे इस चीज को। 20 साल में इतना समाज बदल गया है, एप्स बदल गए सर, और कुछ फिर फेसबुक, फिर उसके इंस्टा, अभी सब कुछ नए आते हैं। आगे क्या क्या होगा वी नेवर नो। जिस तरह से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो द थिंग इज कि आप को इसके बारे में समझना होगा, जानना होगा और बहुत ही खुले दिमाग से बात करनी होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियोटाइप मत करिए, किसी एक कैरेक्टर को देखकर मत जज करिए कि पूरी कमिटी वैसी होगी ना। जैसे बॉलीवुड सिनेमा में बड़ा रिडिकुलस दिखाते हैं कि बड़ा एक कोई गे कैरेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत फनी, और मुझे लगता है फनी भी नहीं, उसको ह्यूमिलेटिंग लगता है वो। ऐसे तो मेरे दोस्त है कई के, वो ऐसे हैं भी नहीं, सबको ऐसे ही जज कर देते हैं जी, वो गलत है। अभी थोड़ा सा सीरियसनेस आ गया है, where they have started portraying some serious and characters, but लोगों के दिमाग में फनी कैरेक्टर, ह्यूमिलेटिंग कैरेक्टर जल्दी बैठ जाता है। तो वो चीज़ है कि खुले दिमाग से देखिए, समझिए और बात करिए। तो सर फिर फाइनली आपको पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? आपको लगता है कि इससे कुछ अवेयरनेस आएगी, लोग कुछ समझेंगे? देखिए, मैं तो खुद सीख रही सर, नहीं, तो खुद जान। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक चैनल का यूज़ करें, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो, चाहे वो कोई ऐप हो। हर एक माध्यम को, टेलीविज़न है, इवन वॉल पेंटिंग्स जो गांव वगैरह में लगती है, हर एक माध्यम का जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जो आप सोसाइटी को रीच कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि आप के मैसेजेस पहुँचें। कुछ लोग को पॉडकास्ट सुनना पसंद होता है, कुछ लोग को एक पर्टिकुलर माध्यम पसंद होता है, कुछ लोग को, तो वी हैव टू यूज ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू रीच आउट टू द मासेस। सो बीइंग अ पॉडकास्ट, बहुत से लोग पॉडकास्ट देखना सुनना, बहुत से लोग सुनते हैं पॉडकास्ट, वो रिकॉर्ड होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक चैनल को टैप किया जाए। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये थे सर आज हमारे साथ मिस्टर यादवेंद्र, जिन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, मुझे लगता है आप लोग को भी समझने को मिला ही होगा। और अगर आपका कुछ ऐसा सजेशन है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं या सर से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, बातें करिए, शेयर करिए। और आई थिंक ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू।